नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे युग के बारे में बात करेंगे, जिस युग ने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। विकसित और विकासशील जैसी धारणाएं और उपनिवेशवाद जैसे शब्द इसी युग की देन है। इस युग को हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं। हिंदी में इसे आप अन्वेषण का युग कह सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं इस युग के बारे में, किस तरह से यह शुरू होता है और कैसे मानव इतिहास और भूगोल बदल जाता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के रूप में जाने जाने वाला यह युग आधिकारिक तौर पर 15वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक चला। इस अवधि को ऐसे समय के रूप में जाना जाता है जब यूरोपीय लोगों ने नए व्यापारिक मार्गों, धन और ज्ञान की तलाश में समुद्र के रास्ते दुनिया की खोज शुरू की। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का प्रभाव दुनिया को स्थायी रूप से बदल देता है और भूगोल और आज के आधुनिक विज्ञान में बदल देता है। अब शुरू से हम जानते हैं किस तरह से इसका जन्म होता है अन्वेषण के युग का। कई राष्ट्र चांदी और सोने जैसी वस्तुओं की तलाश में थे, लेकिन अन्वेषण का सबसे बड़ा कारण मसाले और रेशम व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोजने की इच्छा थी। जब 1453 में ओटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, तो उसने इस क्षेत्र में यूरोपीय पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। यह एक शहर है जो उस समय रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इस पर ओटोमन साम्राज्य के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिससे व्यापार गंभीर रूप से सीमित हो गया। इसके अलावा इसने उत्तरी अफ्रीका और लाल सागर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जो सुदूर पूर्व के दो बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। तो देखिए, एकदम से नए रास्तों को खोजने की जो पहल है वो ऐसे ही नहीं हुई। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ी नए मार्गों को खोजने की। क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले व्यापार मार्ग थे उनको बंद कर दिया गया ओटोमन साम्राज्य द्वारा। खोज के युग से जुड़ी पहली यात्रा पुर्तगालियों द्वारा संचालित की गई थी। हालांकि पुर्तगाली, स्पेनिश, इटालियंस और अन्य लोग पीढ़ियों से भूमध्य सागर में यात्रा कर रहे थे। अधिकांश नाविक भूमि की अच्छी तरह से निगरानी करते थे या बंदरगाहों के बीच ज्ञात मार्गों से ही यात्रा करते थे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इसे बदल दिया, जिससे खोजकर्ताओं को मैप किए गए मार्गों से परे जाने और पश्चिम अफ्रीका के लिए नए व्यापार मार्गों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हमारी कहानी में हीरो हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने 1419 में मदीरा द्वीप और 1427 में ओजेरस की खोज की। आने वाले दशकों में वे अफ्रीकी तट के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़े। 1440 के दशक तक वर्तमान सेनेगल के तट और 1490 तक केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। एक दशक से कम में 1498 में वास्को डी गामा भारत तक इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए पहुंच गया। जबकि पुर्तगाली अफ्रीका के साथ नए समुद्री मार्ग खोल रहे थे, स्पेनिश भी सुदूर पूर्व के लिए नए व्यापार मार्ग खोजने का सपना देख रहे थे। स्पेनिश राजशाही के लिए काम करने वाले एक इतालवी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अपनी पहली यात्रा की। भारत पहुंचने के बजाय कोलंबस को सैन सैल्वाडोर द्वीप मिला, जिसे आज बहामास के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत की यात्रा के लिए आए थे, भारत को खोजने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत पहुंचने की बजाय वो पहुंच जाते हैं सैन सैल्वाडोर द्वीप पर। उन्होंने आधुनिक हैती और डोमिनिकन गणराज्य के घर हिस्पनियोला द्वीप का भी पता लगाया। कोलंबस क्यूबा और मध्य अमेरिकी तट के कुछ हिस्सों की खोज करते हुए कैरेबियन के लिए 3 और यात्राओं का नेतृत्व करते हैं। पुर्तगाली भी नई दुनिया में पहुंचे जब खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने ब्राजील की खोज की, जिससे नई दावा की गई भूमि पर स्पेन और पुर्तगाल के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देखिए, भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये भी आ सकता है कि ब्राजील की खोज किसने की। तो ब्राजील के खोजकर्ता हैं पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। परिणाम स्वरूप 1494 में टोरडेसल्स की संधि ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को आधे में विभाजित कर दिया। कोलंबस की यात्राओं ने अमेरिका पर स्पेन की विजय का द्वार खोल दिया। अगली शताब्दी के दौरान हर्नन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो जैसे लोग मैक्सिको के एज़टेक्स, पेरू के इंकास और अमेरिका के अन्य स्वदेशी लोगों को नष्ट कर देते हैं। एज ऑफ डिस्कवरी के अंत तक स्पेन दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी छोर तक शासन करता है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने भी समुद्र के पार नए व्यापार मार्गों और भूमि की तलाश शुरू कर दी थी।
1497 में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले एक इतालवी खोजकर्ता जॉन पैबोट उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज न्यू फाउंडलैंड का तट माना जाता है। कई फ्रांसीसी और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने इसका अनुसरण किया, जिनमें गियोवन्नी दा वेरोजानो शामिल थे, जिन्होंने 1524 में हडसन नदी के प्रवेश द्वार की खोज की थी, और हेनरी हडसन, जिन्होंने 1609 में पहली बार मैनहट्टन द्वीप का मानचित्रण किया था। अगले दशकों में फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश सभी प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इंग्लैंड ने 1607 में जेम्सटाउन, वर्जीनिया में उत्तरी अमेरिका में पहली स्थायी कॉलोनी की स्थापना की। सैमुअल डू चैम्पलेन ने 1608 में क्यूबेक शहर की स्थापना की, और हॉलैंड ने 1624 में वर्तमान न्यूयॉर्क शहर में एक व्यापारिक चौकी की स्थापना की। इस युग के दौरान अन्वेषण की अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में फर्डिनेंड मैगलन द्वारा विश्व की जल यात्रा का प्रयास, नॉर्थ वेस्ट पैसेज के माध्यम से एशिया के लिए एक व्यापार मार्ग की खोज, और कैप्टन जेम्स कुक की यात्राएं शामिल थी, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का नक्शा बनाने और अलास्का तक यात्रा करने की अनुमति दी। एज ऑफ डिस्कवरी 17वीं सदी की शुरुआत में समाप्त हो गया, जब तकनीकी प्रगति और दुनिया के बारे में ज्ञान में वृद्धि यूरोपीय लोगों को समुद्र के रास्ते दुनिया भर में आसानी से यात्रा करने की अनुमति देती है। स्थायी बस्तियों और उपनिवेशों के निर्माण से संचार और व्यापार का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, जिससे नए मार्गों की खोज की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय अन्वेषण पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। मतलब डिस्कवरी जो खोजने की इच्छा थी वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। 1770 तक कैप्टन जेम्स कुक द्वारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन के लिए आधिकारिक तौर पर दावा नहीं किया गया था, जबकि 20वीं शताब्दी तक आर्कटिक और अंटार्कटिक के अधिकांश हिस्से की खोज नहीं की गई थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक अफ्रीका का अधिकांश भाग पश्चिमी लोगों द्वारा अज्ञात था। अब जानते हैं कि इस एज ऑफ डिस्कवरी का विज्ञान में क्या योगदान है। एज ऑफ डिस्कवरी का भूगोल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके खोजकर्ता अफ्रीका और अमेरिका जैसे क्षेत्रों के बारे में अधिक जानने और उस ज्ञान को यूरोप में वापस लाने में सक्षम हुए। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे लोगों की यात्राओं के परिणाम स्वरूप नेविगेशन और मैपिंग के तरीकों में सुधार हुआ। उनके अभियानों से पहले नाविकों ने पारंपरिक पोर्टोलन चार्ट का उपयोग किया है, जो नाविकों को किनारे के करीब रखते हुए समुद्र तट और पोल के बंदरगाहों पर आधारित थे। अज्ञात की यात्रा करने वाले स्पेनिश और पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने दुनिया का पहला समुद्री मानचित्र बनाया, और इसके साथ ही यहाँ पर न केवल उनके द्वारा पाई गई भूमि के भूगोल का वर्णन किया गया, बल्कि उन समुद्री मार्गों और समुद्री धाराओं का भी वर्णन किया गया जो उन्हें वहां तक ले गए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई और ज्ञात क्षेत्र का विस्तार हुआ, मानचित्र और मानचित्र निर्माण अधिक परिष्कृत होता गया, मतलब उसमें सुधार आता गया। इस डिस्कवरी ने यूरोपीय लोगों को वनस्पतियों और जीवों की एक पूरी नई दुनिया से परिचित कराया। मकई, जो अब दुनिया के अधिकांश आहार का मुख्य हिस्सा है, स्पेनिश विजय के समय तक पश्चिमी लोगों के लिए अज्ञात था, जैसे कि शकरकंद और मूंगफली। इसी तरह यूरोपियों ने अमेरिका में कदम रखने से पहले कभी टर्की, लामा या गिलहरी नहीं देखी थी। अन्वेषण के युग ने भौगोलिक ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया। इसने अधिक लोगों को दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों को देखने और अध्ययन करने की अनुमति दी, जिससे भौगोलिक अध्ययन में वृद्धि हुई, जिससे हमें आज हमारे पास मौजूद अधिकांश ज्ञान का आधार मिला। इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बात करें तो उपनिवेशीकरण के प्रभाव अभी भी जारी हैं। दुनिया के कई पूर्व उपनिवेशों को अभी भी विकासशील दुनिया माना जाता है, और उपनिवेशवादियों को प्रथम विश्व के देश माना जाता है, जिनके पास दुनिया की अधिकांश संपत्ति है और वे इसकी वार्षिक आय का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से एज ऑफ डिस्कवरी ने यूरोप की पूरी किस्मत को बदल दिया और उनको अल्प विकसित देश बना दिया। तो यह थी एज ऑफ डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।